मैं ये कह रहा हूँ दोनों राजनीति कर रहे हैं, आजी माजी खासदार दोनों मिलकर राजनीति कर रहे हैं। ये चाहते नहीं है कि औरंगाबाद का फोकस डेवलपमेंट पे जाए। ये दोनों हमेशा नूरा कुश्ती खेलते हैं। इनके लोकसभा के चुनाव को भी नूरा कुश्ती का ही रूप देने की कोशिश हुई थी। एक दूसरे को ये मैनेज करके करती है कि हम हमारे जैसा करेंगे, तुम रोने के जैसा करो। औरंगाबाद के अंदर डेवलपमेंट के इतने मसले हैं, पीने का पानी आज तक मुहैया नहीं करा पाए, डेवलपमेंट नहीं है, रोजगार नहीं है। कि तुम उनके खुदाओं को बुरा मत बोलो, फिर वो तुम्हारे खुदाओं को बुरा बोलेंगे। आप अगर महाराणा प्रताप को राजनीति का मुद्दा बना के टिप्पणी करेंगे तो इसके जवाब में फिर उनको तो मौका चाहिए, फिर वो टीपू सुल्तान के ऊपर हमला तो होगा। जलील जी ने तो ये तो नहीं कहा ना कि वहाँ पर पुतला ना बिठाइए, ये नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि हम सब मिलकर पैसे देके सैनिक स्कूल खोलते हैं, पुतला बिठाते हैं, और जो बजट आया इम्तियाज साहब ने दिए, उन्होंने कहा 5 लाख रुपए, तो क्यों नहीं दिए? देकर मुझे क्या लगता है, पहले एक्शन स्पीक्स मोर लाउड। उन्होंने ऑन कैमरे ये बात कही, मैं क्या कह रहा हूं, जब उन्होंने ऑन कैमरे ये बात कही, शुरुआत कर दो ना, शुरुआत कर दो ना। एक चेक लिखकर दे दो पुतला समिति को। अच्छा, एक चेक लिखकर दे डालो ना 5 लाख का, बहुत अच्छा ख्याल है। ये जो ओबीसी ने आपको सिर्फ एमआईएम है बोलकर वोट नहीं दिया था, क्योंकि आप बहुजनों के एक नेता बनकर इलेक्शन लड़ रहे थे, इसलिए ओबीसी ने आपको वोट दिया। आज वो ओबीसी को आपके पास क्या जवाब है? जो इसी ने आपको आज जावेद कुरैशी साहब के साथ में एक जो कैंपेन हम चला रहे हैं, मुसलमानों में एक लहर आ गई कि फिर से एक जय भीम और जय मीम का नारा गूंजने वाला है। मुसलमान बड़े एक्साइटेड है। औरंगाबाद की आवाम अब वंचित और मुसलमानों का इत्तेहाद देखना चाहती है। शराब के अड्डे आम कर दो, मुजरा आम कर दो, टैक्स दो खाली। तो तुम टैक्स के लिए सरकार चला रहे हो या इस देश को, इस महाराष्ट्र को एक आदर्श राज्य बनाने के लिए चला रहे हो? ये मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए ऐसे डिसीजन लेने की। जो महाराष्ट्र की एक आइडिया है, पूरे देश में महाराष्ट्र को एक ग्रेट राष्ट्र, महाराष्ट्र बोल के जाना जाता है, और वो महाराष्ट्र का कल्चर वो शराब मुक्ति करके बढ़ाने की बजाय शराब को आम करके घटा रहे। तो जब तक एक इनकलाबी काम औरंगाबाद में नहीं करेंगे, हम औरंगाबाद नहीं छोड़ेंगे। खाली चुनाव तक नहीं, मैं तो आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब को गुजारिश करूंगा, चुनाव के बाद जो वादे हम चुनाव में नगर सेवक को चुन के लाने के लिए करेंगे, वो वादों को पूरा करने का भी इख्तियार वो मुझे दे, ताकि औरंगाबाद में आवाम को जो वादे किए वो चुन के आए वाले नगर सेवकों से वो डेवलपमेंट कराने के लिए उनके पीछे लगने की जिम्मेदारी भी मैं बड़ा सबसे मांग के लूँगा कि साहब। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स, मैं हूँ अल्ताफ हुसैन। औरंगाबाद शहर के अंदर हमने देखा है कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं, हमारा औरंगाबाद शहर ऐसा है कि जब कुछ चीज़ों के मामलों को छेड़ दिया जाता है, मनपा के मसले हो, किसी भी मुद्दे को लेकर, तो एक गरमाया हुआ मामला होता है। अभी औरंगाबाद शहर के अंदर को देखते हुए महाराणा प्रताप के पुतले को लेकर बड़ा मामला गरमाया हुआ है। कोई कहता है कि सैनिक स्कूल बनाया जाए, खासदार इम्तियाज जलील कहते हैं कि सैनिक स्कूल भी बनाया जाए, महाराणा प्रताप का पुतला भी बनाया जाए। कोई अलग टिप्पणी देता है। अब उसी के चलते हमारे साथ मौजूद है वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रवक्ता भी है, बड़े नेता है, फारूक अहमद साहब नांदेड़ से हैं। इनसे हम बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि क्या वंचित की इस मामले में भूमिका रहेगी, आने वाले वक्तों में वंचित बहुजन अघाड़ी औरंगाबाद के अंदर किस मामलों को लेकर आगे बढ़ेगी, क्या इनके पास एक स्कीम मौजूद है जो जनता के लिए ये लोग काम करेंगे। मुस्लिम समाज हो, दलित समाज हो, मराठा समाज हो, सारे समाजों को लेकर इनके पास क्या अलग अलग स्कीम मौजूद है, या फिर ये भी वैसे ही राजनीति करेंगे जो सारी पार्टियां राजनीति करते आई है। इनसे हम बात करते हैं। सर वेलकम है औरंगाबाद अपडेट्स के अंदर। शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि सर आप एक पढ़े लिखे नेता भी हैं और एक समझदार नेता भी है, तो सूझबूझ की बात हम कर लें कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि औरंगाबाद को लेकर, महाराणा प्रताप के पुतले को लेकर जो एक मामला गरमाया हुआ है औरंगाबाद शहर के अंदर, वंचित की क्या भूमिका रहेगी? सर सीधा सवाल मेरा। जी, सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सुलझा हुआ या सूझबूझ वाले नेता बोलकर उल्लेख किया है। हम ये मानते हैं कि पढ़े लिखे होने से ही तमाम काबिलियतें नहीं आ जाती है, सूझबूझ और समाजियत भी होनी चाहिए, और ये तवक्को हम खुद भी करते हैं औरों से, और अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला अगर हमको उस पर नवाज रहा है। जो महाराणा प्रताप जी के पुतले को लेकर जो राजनीति चल रही है, एक लाइन में अगर कहा जाए तो जिसको उर्दू में एक बहुत अच्छा अल्फाज है, नूरा कुश्ती, यानी ये दो पार्टियां कट्टरपंथ की तरफ जाते हुए एक दूसरे को ये मैनेज करके करती है कि हम हमारे जैसा करेंगे, तुम रोने के जैसा करो। मुझे बताइए, औरंगाबाद के अंदर डेवलपमेंट के इतने मसले हैं, पीने का पानी आज तक मुहैया नहीं करा पाए, डेवलपमेंट नहीं है, रोज़गार नहीं है। ये सारे इश्यूज़ पे बात करने के बजाय हम जो गैर ज़रूरी टॉपिक्स होते हैं उनको टॉपिक बनाते हैं, फिर उस पर राजनीति शुरू करते हैं। मेरा तो ये मानना है कि ये कट्टरता को बढ़ावा देने वाली डिबेट है,
और एक बात, जमहूरी निज़ाम को आपको समझना पड़ेगा, लोकशाही की व्यवस्था को समझना पड़ेगा। भारत की लोकशाही हर एक को अपने अपने धर्म, जाति, अस्मिता के अनुसार जीने का, रहने का अधिकार देती है, संविधान अधिकार देता है। तो मैं कौन होता हूँ किसी और धर्म के लोगों को ये बोलने वाला कि आप पुतले को मानो न मानो, पुतला बनाओ न बनाओ, ये उनके अकीदे का सवाल है, मुझे उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। मेरा अकीदा मेरे साथ, आपका अकीदा, मेरे दीन ने मुझे बताया लकुम दीनकुम वलियुद्दीन, यानी आपको आपका दिन, हमको हमारा दिन। और यही भारतीय संविधान भी कहता है कि सबको अपने अपने धर्म अनुसार रहने जीने का अधिकार है, उनको उनके हिसाब से रहने दीजिए। आप एमपी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट 2 महीने पे था, 1 महीने पे था, आपने 2 महीने 1 महीना पहले से सेंट्रल गवर्नमेंट को एक सादा लेटर लिखा कि आप जो इंटरनेशनल लेवल के स्टडीज़ के सेंटर देश में लाना चाह रहे थे, या आप जो भारत को खड़े रहना करना चाह रहे थे, तो एक मिलिट्री स्कूल हमारे औरंगाबाद में दी जाए जिसका नाम महाराणा प्रताप के नाम से रखा जाए। एक एमपी ने लेटर दिया पार्लियामेंट में, या प्राइम मिनिस्टर को, या अर्थ मंत्री को, फाइनेंस मिनिस्टर को देना चाहिए था कि बजट में प्रोविज़न करो। हमारे औरंगाबाद मराठवाड़ा की एक बहुत बड़ी कैपिटल भी है और महाराष्ट्र का सेंटर है। यहाँ पर अगर एक बहुत बड़ी नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की अगर यहाँ पे स्टडीज़ की फैसिलिटी आएगी तो पूरे महाराष्ट्र को फ़ायदा होगा। एक लेटर तो आप देना चाहिए, लेकिन आप लेटर देंगे नहीं, आप स्कीम लाएंगे नहीं, आप गवर्नमेंट को मांगे, आप कीजिए ना। पुतला रोकने की क्या ज़रूरत है? 1 करोड़ रुपये अगर पुतले को निधि आया होगा, उसको रोकने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक बात है कि खुद महाराणा प्रताप के अनुयायी अगर ये तय करें कि पूरे 1 करोड़ रुपए पुतले में डालने की बजाय हम पुतला तो रखेंगे, लेकिन साथ में वहाँ स्टडी सेंटर बनाएंगे, वहाँ हम महाराणा प्रताप के अनुयायी के समाज को अच्छे मौके मिले बढ़कर एजुकेशन के रिसर्च सेंटर बनाएंगे, या कोई हॉस्पिटल या ट्रेनिंग सेंटर या कोई मेडिकल कॉलेज, ये उनको तय करने दीजिए। मुझे याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में बाबा साहब के नाम से, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से समंदर में एक बहुत बड़ा स्मारक बनाने को लेकर अरबों रुपए का बजट का एक प्रोविज़न चल रहा था। तब आली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब को जब उस मीटिंग में बुलाया गया तो बाबा साहब ने वहाँ पे कहा था कि बाबा साहब के नाम पे अरबों रुपए खर्च करके स्मारक बनाने से कुछ नहीं होगा, आप वहाँ पर इंटरनेशनल स्टडी का एक बहुत बड़ा सेंटर बनाइए जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल बने, जो पिछड़े तबकों के लिए, दुनिया भर के पिछड़े तबकों के लिए वहाँ से स्टडीज़ हो और मौका मिले नौजवानों को नए नए रिसर्च करने का, नई नई खोज करने का। वो अरबों रुपए का खर्च अगर करना है तो एक स्टडी सेंटर पे कीजिए या स्कॉलर्स के लिए कीजिए। तो ये अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब का दरिया दिली है, और ये हर समाज ने अपने अपने तौर पर सोचना चाहिए कि ज़रूरत कहाँ है और हमारी ज़रूरतें असल में क्या है। क्योंकि ये जो बड़े लोग होके गए हैं ना, इनकी महानता पुतले छोटे बड़े होने से कम नहीं होने वाली, इनका अपने वक्त का एक योगदान है। मुझे लगता है कि लाखों बादशाह राजा इस देश में होकर चले गए, लाखों बादशाह होकर गए हैं, लेकिन वो लाखों के नाम भी याद नहीं है हमको। लेकिन जैसे इस देश में सम्राट अशोक होकर गए हैं, टीपू सुल्तान होकर गए हैं, इस देश में पूरे महाराष्ट्र की नहीं तो देश की अस्मिता छत्रपति शिवाजी महाराज या महाराणा प्रताप जी हो गए और छत्रपति शाहू महाराज हो गए। ये चंद बादशाहों के नाम क्यों हैं आज इतिहास में अमर? इन्होंने समाजी इंसाफ के नुक्ते नज़र से अपना राज किया, सोशल जस्टिस का काम किया, सामाजिक न्याय का काम किया, इसलिए ये बादशाह महान बने हुए हैं। और आज हम उनके नाम के ऊपर धर्म जाति की टिप्पणी करते हैं, राजनीति करते हैं, ये बड़ी घिनौनी बात है। ये इनकी महानता को कम करने का काम है। मुझे लगता है कि भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम राजनीति पोलराइजेशन जो है, दो तरफ के कट्टरपंथी फैलाकर फ़ायदा ले रहे हैं, इस बीच समाज का, आवाम का नुकसान हो रहा है। और इसको अगर रोकना है तो कट्टरता की राजनीति को रोकने का एक ही उपाय है कि जो मैं बताना चाहता हूँ कि एक दौर में जो कल्चर था हमारा, वो राम राम आदाब वाला कल्चर था। राम राम आदाब वाले कल्चर के अंदर हिंदू मुसलमानों में एक भाईचारा दिखता था, लेकिन राम राम को जय श्री राम में कट्टरता की तरफ ला लिया गया। मुसलमानों के खिलाफ में राम राम आदाब को हटाकर जय श्री राम का नारा लगा के मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की कट्टरता लाई गई है। इसके जवाब में आप अपने अपने धर्म जाति के नारों से इसका जवाब नहीं दे सकते। जैसे कट्टरता फैलाने के लिए हिंदुत्ववादी शक्तियों ने हिंदू बोलकर जय श्री राम का नारा लगाकर तमाम छोटे बड़े ओबीसी और समाजों को कट्टरता की तरफ लेकर गए हैं, हमको वैसे ही अब बहुजनवाद से जवाब देना पड़ेगा, अपने अपने धर्म से नहीं दिया। अच्छा सर, जैसे आपने पहले कहा कि दोनों पार्टियां कट्टरपंथी की तरफ चल रही हैं, कट्टरपंथियों के ऊपर अपना काम कर रही हैं। अब बीजेपी के माजी मुख्यमंत्री तो टीपू सुल्तान के बारे में कुछ और कह रहे हैं,
तो उस बारे में भी फिर आप क्या कहेंगे? वो भी कट्टरपंथी की तरफ जा रही है बीजेपी भी फिर? देखिए, मैंने अभी एक सूरत का जिक्र किया था, एक दूसरे हदीस का जिक्र करता हूँ कि तुम उनके खुदाओं को बुरा मत बोलो, फिर वो तुम्हारे खुदाओं को बुरा बोलेंगे। ये जो सीख हमारे दीन ने हमको दी है ना, वो यही दी है कि आप सामने वालों के अकीदे का रिस्पेक्ट करो ताकि वो आपके अकीदे का रिस्पेक्ट करे। आप अगर महाराणा प्रताप को राजनीति का मुद्दा बना के टिप्पणी करेंगे तो इसके जवाब में फिर उनको तो मौका चाहिए, फिर वो टीपू सुल्तान के ऊपर हमला तो होगा। इम्तियाज जलील जी ने तो ये तो नहीं कहा ना कि वहाँ पर पुतला ना बिठाइए, ये नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि हम सब मिलकर पैसे देके सैनिक स्कूल खोलते, ये पुतला बिठाते हैं और जो बजट आया इम्तियाज साहब ने दिए, उन्होंने कहा 5 लाख रुपए, तो क्यों नहीं दिए? देकर मुझे क्या लगता है, पहले एक्शन स्पीक्स मोर लाउड। उन्होंने ऑन कैमरे ये बात कही थी, जब उन्होंने ऑन कैमरे ये बात कही, शुरुआत कर दो ना, तैयार है, शुरुआत कर दो ना। एक चेक लिखकर दे दो पुतला समिति को, अच्छा एक चेक लिखकर दे डालो ना 5 लाख का। बहुत अच्छा ख्याल है, ये फरोग दिली दिखेगी, बोलने से नहीं दिखेगी। एक्शन स्पीक्स मोर लाउड। आप जब एक्शन लेते हो बड़ी आवाज बनती है, खाली बोलने से नहीं होगा। दे डालो 5 लाख रुपए, इंशाल्लाह उसके पीछे हम हमारे तौर पे जो भी होगा सब मिलकर देंगे। शुरुआत तो करो ना आप। अच्छा। लेकिन आप इसको खाली स्टंट बना रहे हो। हम ये नहीं कह रहे, हम क्या कह रहे हैं कि वो 1 करोड़ रुपए में पुतला मत बनाओ, ये तो कहा है ना। मुझे बताइए, सरकार की तिजोरी का पैसा सरकार के बाप की जागीर है क्या? आवाम का पैसा है वो, आपका मेरा पैसा है वो। आप मोबाइल का अगर 300 रुपये का रिचार्ज करते हो, 12% जो कटता है ना वो तिजोरी में जाता है। आप 115-10 रुपये का पेट्रोल भरते हो ना, उसमें से 50-60 रुपये तिजोरी में जाता है। वो मेहनत कश लोगों का, आवाम का ही पैसा होता है। तो वो कोई सरकार का अलग से थोड़ी पैसा है, आवाम का ही पैसा है। लेकिन फिर भी अगर आपको इसके ऊपर राजनीति करने के लिए कई मुद्दे हैं, भाई आप ऐसे मुद्दों पे मत करो। किसी के जज्बात को, किसी के अस्मिता को ठेस पहुंचाना, ये राजनीति के लिए बस ये रह गया है कि आपके पास में कई मुद्दे हैं आपके पास में। इमाम पार्टी अगर राजनीति कर रही है, जैसे कि मुख्यमंत्री साहब ने कहा है, मैं ये कह रहा हूँ दोनों राजनीति कर रहे हैं, आजी माजी खासदार दोनों मिलकर राजनीति कर रहे हैं। अच्छा। ये चाहते नहीं है कि औरंगाबाद का फोकस डेवलपमेंट पे जाए। ये दोनों हमेशा नोरा कुश्ती खेलते हैं। इनके लोकसभा के चुनाव को भी नोरा कुश्ती का ही रूप देने की कोशिश हुई थी, लेकिन ये तो वंचित बहुजन आघाड़ी, अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब की अपील, वंचित समाज की ताकत जुट जाने से उसको पार कर दिया हमने। लेकिन वो जीतने के लिए खेल रहे थे कि नहीं खेल रहे थे वो अल्लाह को मालूम। लेकिन आवाम ने साथ दे दिया, अल्लाह ने जरिया बना के कह दिया कि नहीं, एक बार इनकलाब होना चाहिए। और वो हो गया। आप कह रहे हैं कि वंचित का साथ देने के बाद में जो है जीत पार कर गए, जीत गए हैं। अब आपने गठबंधन तोड़ने के लिए, जब जो भी, चलिए जिसकी तरफ से भी गठबंधन टूटा है, तो आपको नहीं लगता था कि गठबंधन रहने के बाद में ये मामला आज महाराष्ट्र का अलग होता? आपकी 20 कम से कम आपके पास में 20 जो है एमएलए होते, कम से कम अगर देखा जाए तो 20 एमएलए तो आप कम से कम लाते दोनों मिलकर। तो आपने गठबंधन तोड़ने के लिए उसके बाद में आप झुक जाते थोड़ी देर के लिए, आप अगर बढ़ा देते। आपको लगता था कि चलिए एक आदमी, आपको लगता है इम्तियाज जलील गलत है, ठीक है, इम्तियाज जलील अगर गलत है तो बाकी पार्टी तो गलत नहीं है क्या? आपको लगता है पूरी पार्टी गलत है एमआईएम? देखिए, सवाल अभी इस वक्त यहाँ पर इम्तियाज जलील साहब की सोच का है। जिस सोच ने मेरी बात तो, अब सवाल तो आपने पूछा, जवाब तो देने दीजिए। जिस सोच ने इस इत्तेहाद को तोड़ा था ना, हमारा सवाल उस सोच के ऊपर है कि आप चुनकर आने के बाद उस इत्तेहाद को तोड़ रहे हो, जिस इत्तेहाद ने तुमको जो नामुमकिन सा था वो एमपी बना दिया ताकि दूसरों को इसका फायदा ना हो। हमारा सवाल ये है कि आप बताइए, आपका दूसरे तबकों के लिए, हम ये कहते हैं, आपको डंके की चोट पे कहते हैं कि जब कोई एक धर्म और जाति के नाम से राजनीति करेगा ना, वो कट्टरता है। और वो जीत की राजनीति नहीं है, वो हार की राजनीति है। अकेले मुसलमान एक होकर, अकेले मुसलमान कोई बड़ी लड़ाई नहीं जीत सकते। जमहूरी निज़ाम को समझना पड़ेगा और हमको अपनी सोच के, दस्तूर या संविधान मानने वाले दिगर समाज को साथ में लेना पड़ेगा। फिर वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या कोई ब्राह्मण क्यों नहीं रहता, लेकिन अगर कोई संविधान में निष्ठा रखता है, संविधान के ऊपर भरोसा रखता है, संविधानवादी लोग एक हो जाएंगे हम, तो ये कट्टरवाद का या भाजपा का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन वो अकेले चलने में भरोसा रखते हैं। बनी बनाई आघाड़ी को तोड़कर बाहर निकल जाना, इतनी हिमाकत, आपकी पॉलिसी बताइए, आप ओबीसी को क्या जवाब दे रहे हो? जो ओबीसी ने आपको सिर्फ एमआईएम है बोलकर वोट नहीं दिया था, क्योंकि आप बहुजनों के एक नेता बनकर इलेक्शन लड़ रहे थे, इसलिए ओबीसी ने आपको वोट दिया। आज वो ओबीसी को आपके पास क्या जवाब है? जो इसी ने आपको वोट दिया, आज उसके लिए आपके पास क्या जवाब है? आपने तमाम वोटरों को मायूस कर दिया। आप जब तक उनका जवाब नहीं देंगे और ये इत्तेहाद, जो आपने इत्तेहाद तोड़ा है, ये गलती को आप दुरुस्त नहीं करेंगे, तब तक आपके साथ जाने में क्या मजा है? अगर इत्तेहाद टूटता भी है, अगर चलिए आप बोल रहे हैं कि इत्तेहाद उन्होंने तोड़ा है, ये थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि इम्तियाज जलील ने इत्तेहाद तोड़ा है, चलिए ठीक है। अगर इम्तियाज जलील जी ने इत्तेहाद तोड़ा है तो आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से बात करते,
उनको क्या हुआ, उन्होंने बड़े भाई को बात करना था कि भाई मेरे बच्चे ने गलती कर दिया। अरे सुनिए, अब मैं तो कह रहा हूँ कि आपको पहली बात तो इधर सुनिए, मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ, मैं क्लियर कह रहा हूँ, आप ही खिलाते हो, आप बार बार आके वही सवाल पूछते हो, यूटी। अरे छोड़ो ना एक टॉपिक को। आज देखो इधर सुनिए, आज औरंगाबाद में सर उठा के देखिए जनाब, पूरे मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वंचित के साथ जुड़ रहे हैं। देखिए जलीस अहमद की कमेटी डिक्लेयर किया, महीना नहीं हुआ, लेकिन 18 वार्ड में कमेटियां बन गई है, मुसलमान और दीगर समाज को लेकर वार्डों में कमेटियां बन रही है। आज जावेद कुरैशी साहब के साथ में एक जो कैंपेन हम चला रहे हैं, मुसलमानों में एक लहर आ गई कि फिर से एक जय भीम और जय मीम का नारा गूंजने वाला है। मुसलमान बड़े एक्साइटेड है। औरंगाबाद की आवाम अब वंचित और मुसलमानों का इत्तेहाद देखना चाहती है, ना कि कोई एक ऐसे कायरता है कि जो दूरअंदेशी से काम नहीं लेता है। पहले भी तो वैसे ही हुआ, मुसलमानों का और दलित का इत्तेहाद तो देखा गया। सवाल बार बार पूछने की वजह यह है वंचित और इमाम की युति का कि लोगों ने जो आपको वोट दिया है, सिर्फ इमाम को वोट नहीं दिया है सर, वंचित को भी वोट दिया है लोगों ने। वंचित को इसलिए वोट दिया है कि वंचित और इमाम मिलकर इलेक्शन लड़ रही थी। लोगों को लगा कि कुछ हमारे पास कुछ हो सकता है। अब ये तोड़ा गया, किसने तोड़ा ये खुदा जाने और वो तोड़ने वाले जाने। ठीक है, अभी देखो किसने तोड़ा के लिए तो हम तो तैयार है भाई, हमारा तो चैलेंज एक्सपायरी डेट पे आ गया। मुझे लगता है इतना लंबा अरसे से बेचारा लटका हुआ है, कोई चैलेंज एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। और ये अभी असल टॉपिक जो है वो इस मुल्क के दस्तूर को बचाने की लड़ाई है। मैं आपके ज़रिए ये बात कहना चाहता हूँ आवाम को कि आप इस वक्त इस बात पे गौर कीजिए कि कट्टरता की तरफ अगर देश जा रहा है तो ये सिर्फ कोई मुसलमानों का अकेले का नुकसान नहीं है, ये ओबीसी का भी नुकसान है। आज उनका रिजर्वेशन कोमा में है, आईसीयू में वेंटिलेटर पे है, और अभी एक तो चला गया, एक पार्ट जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन का वो तो चला गया। अब उनका जो एजुकेशन का रिजर्वेशन है, आज ओबीसी का जो नौकरियों का रिजर्वेशन है, वो पूरी तरह खतरे में। एक पिटीशन कोई सुप्रीम कोर्ट में लगाएगा तो जिन एम्पिरिकल डाटा के न होने पर पॉलिटिकल रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, उसी एम्पिरिकल डाटा के न होने की वजह से अभी वो क्या करेंगे, नौकरियों का और एजुकेशन का आरक्षण खारिज कर देंगे। ओबीसी की नौकरियों में फ़ायदा 90-92 के बाद जो लोगों ने फ़ायदा लेके रिटायरमेंट को आए, अब उनकी अगली पीढ़ी को नौकरी नहीं मिलेगी। ओबीसी इस मुल्क की बड़ी जमात है और वो खतरे में आ गई है। उनको भी समझना पड़ेगा आप ओबीसी को कि अब कट्टरता से काम नहीं होगा। दोनों तरफ की कट्टरता बाजू रखकर हमको ये मुल्क को जय श्री राम कहकर कट्टरता की तरफ लेकर जाना है, या राम राम आदाब और जय भीम वाली बहुजनवाद की संस्कृति लानी है। तो फिर आप बहुजनवाद की संस्कृति लानी है तो आपको इस नारे के जवाब में जय भीम ये एक इनकलाबी है, ये क्रांति का नारा है, ये कोई धर्म का नारा नहीं है। बाबा साहब का नाम जय भीम जो लेते हैं वो बाबा साहब के धर्म बौद्ध धर्म का नारा नहीं है, वो बहुजनवाद मूवमेंट के परिवर्तन का, फुले शाह अम्बेडकर के इनकलाब का एक प्रतीक है, टोकन है, सिंबल है, इसलिए लिया जाता है। उसके अलावा सर, जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जितनी शॉप के ऊपर पाटियां लगी रहेगी वो मराठियों में रहेगी, मराठी मीडियम के उसके ऊपर जो है अक्षर रहेंगे। उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर यहाँ जब जिस तरह की जमहूरियत की आप बात कर रहे हैं, आप संविधान की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको उतना राइट्स है कि आप उसको उर्दू में आपकी पार्टी लगा सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में लगा सकते हैं, मराठी मीडियम में लगा सकते हैं? देखिए, मराठी यहाँ की राजभाषा, यहाँ के मातृभाषा महाराष्ट्र की प्राइम भाषा है। हर रियासत को अपना इख्तियार है अपनी लैंग्वेज का, सेकेंडरी लैंग्वेज भी तय करने का। आपको ये कहा गया है कि आपकी पार्टी मराठी में होनी चाहिए, ये नहीं कहा है कि मराठी के नीचे आप उर्दू में नाम नहीं लिख सकते, ये नहीं कहा गया है कि आप उसके नीचे इंग्लिश में नाम नहीं लिख सकते। आप लिख कर देखिए, आप मराठी के पार्टी पे उर्दू इंग्लिश में नाम डालिए, कौन आपकी पार्टी हटाता है हम देखते हैं। फिर संविधान का सवाल आएगा और फिर वो लड़ाई भी इंशाल्लाह वंचित बहुजन आघाड़ी लड़ने को तैयार है। आप लिखिए, लेकिन उर्दू को हम नहीं छोड़ दिया जनाब, उर्दू को तो हम नहीं छोड़ दिया है। उर्दू को शिकवा अगर होगा ना, सबसे पहले उससे होगा जो खदरदान थे। उर्दू जो थी वो मुसलमानों की ज़बान नहीं है, वो इस्लाम की ज़ुबान नहीं है, हमने उसको इस्लामीकरण कर दिया उल्टा। और ये उर्दू जो थी ये हिंद की ज़ुबान है, ये इस मिट्टी में जन्मने वाली ज़ुबान है, ये गंगा जमनी तहजीब की सिंबल थी ये ज़ुबान। इस ज़ुबान को आज हम लोगों से वो ज़ुबान को शिकवाए कि हमने उर्दू का कहा। हम मुसलमानों को कोई रोका था कि आपके बोर्ड के ऊपर उर्दू में नाम लिखने क्यों नहीं लिखते हैं? लिखो, मराठी में भी लिखो, अंग्रेज़ी में भी लिखो और एक बारीक उर्दू में भी लिखो ना, आपकी अपनाहियत तो दिखाओ ना। तो जो खदरदान है, कई हमारे ब्राह्मण समाज के, मराठा समाज के, एससी समाज के मेरे दोस्त हैं जो उर्दू को सीख रहे हैं, यूट्यूब पे देख देख के सीखते हैं और लिख कर भेज के पूछते हैं ये अल्फाज बरोबर है क्या, ये सही है क्या। तो कितनी उनमें तरफ है। तो उर्दू के प्रेमी सब समाज में है,
उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और मुझे लगता है कि सरकार के इस फैसले पे मैं ज़रूर तनकीद करूँगा कि जो वाइन किराना दुकानों में पहले वाइन बेचने के लिए, शराब बेचने के लिए लाइसेंस की दुकानें होती थी, उनमें से अब उन्होंने वाइन को किराना दुकान में या आम दुकानों में, पान पट्टियों पे सब जगह रखने के लिए इजाज़त दे दी। मुझे ये कहना है कि आज भी महाराष्ट्र के ग्रामीण हिस्सों में 70% जगह पे पीने का पानी तक नहीं दे सकते, टैंकर से पानी देना पड़ता है। जनवरी फरवरी के बाद से 4-5 महीने टैंकर माफिया आ गए। अरे तुम पानी नहीं पिला सके दारू के ऊपर के लिए तुम्हारी नैतिकता, मॉरलिटी खत्म हो गई, तुम्हारे अंदर कोई वक़ार और ज़मीर रहा नहीं है। अगर तुम्हारा ज़मीर वाकई मर गया और नशे को तुम आम करना चाह रहे हो तो ये हज़ारों किसान जो खुदकुशी कर रहे हैं इनको इजाज़त दे दो गांजा पेरने की, और वो गांजे पे टैक्स लगा दो। इनकम रिवेन्यू के लिए कर रहे हो ना तुम दारू को, दारू ज़्यादा बिके ताकि रिवेन्यू बढ़े, तो किसानों को गांजा लगाने की इजाज़त दे के कह दो कि 50% आपको टैक्स रहेगा, तिजोरी भर दो। 50% में बेचारे किसान खुदकुशी तो बंद कर देंगे। तो फिर तुम्हारे पास में अगर नैतिकता है ही नहीं, मॉरलिटी है ही नहीं, तो फिर तुम किसानों की तो जाने मत लो, कम से कम उनको गांजे की इजाज़त दे दो। लोगों को बोल दो क्लब अड्डे खोल दो, टैक्स दो खाली, शराब के अड्डे आम कर दो, मुजरा आम कर दो, टैक्स दो खाली। तो तुम टैक्स के लिए सरकार चला रहे हो या इस देश को, इस महाराष्ट्र को एक आदर्श राज्य बनाने के लिए चला रहे हो? ये मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए ऐसे डिसीजन लेने की। जो महाराष्ट्र की एक आइडिया है, पूरे देश में महाराष्ट्र को एक ग्रेट राष्ट्र, महाराष्ट्र बोल के जाना जाता है, और वो महाराष्ट्र का कल्चर वो शराब मुक्ति करके बढ़ाने की बजाय शराब को आम करके घटा रहे, तो बड़ी शर्मिंदगी का फैसला है इनका। ठीक है सर, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है, जैसे कि आपने कहा कि जावेद कुरैशी का जब नाम आता है, औरंगाबाद के अंदर आपकी एक बड़ी पकड़ होती हुई नज़र आ रही है। मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट के जावेद कुरैशी आपके साथ गठबंधन में है इस वक्त, और उसके अलावा बड़े चेहरे कोई ऐसी जिसकी आपकी बातचीत चल रही है, या फिर कोई ऐसी पार्टी जिसके साथ आप जुड़कर काम करने की कोशिश कर रहे हैं सर? नहीं, देखिए अभी अल्हम्दुलिल्लाह जावेद अहमद कुरैशी साहब जो है वो एक अवामी नेता है, और उनका जो माजी रहा है, उनका जो किरदार रहा है, वो किसी भी आम मुस्लिम नौजवान को फ़ख्र दिलाने वाला रहा है कि हमेशा वो कौम के लिए पेश रहे। लड़ाऊ आदमी है, और ऐसे दबे को ये नहीं, साजिशें नहीं करते हैं, वो सीधा मैदान में छाती ठोक के उतर जाते हैं। एक ऐसी बुलंद शख्सियत है, मुझे बड़ी खुशी है, और हमको वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी बोलकर बड़ा अच्छा इत्मीनान बख्श हमको लगता है कि एक ऐसी शख्सियत आज साथ में आई है ताकि ये दो पिछड़े समाजों में दोस्ती कायम करने के लिए। और ऐसी कई शख्सियतें आज जो है वो मेरे और जावेद भाई के कांटेक्ट में। अभी आप देखो कि ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये कामगार संगठन में काम करने वाले एक बड़ी शख्सियत है राजू झाल्टे, आज उनका प्रवेश है। यानी हम आ रहे हैं तो हर चक्कर में कम से कम 2, 4, 5 नए लोग एंट्री ले रहे हैं, और ताकत के साथ ले रहे हैं। ये देखिए आप, ये बच्चे की ताकत, या जो भीड़ दिख रही है वो अकेले वो राजू झाल्टे राम के बंदे के पीछे ये पूरी भीड़ आती है। ये कामगारों में बड़ा काम करता है, मजदूर तबकों में हमारी यूनियन के काम बहुत अच्छे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर एक बहुत अच्छी पार्टी और बड़ी पार्टी के तौर पे, और आपने भी अभी तस्लीम किया कि वंचित की पकड़ मजबूत होती नज़र आ रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, और हमारी ये कोशिशें जारी रहेगी। जब तक एक इनकलाबी काम औरंगाबाद में नहीं करेंगे, हम औरंगाबाद नहीं छोड़ेंगे। खाली चुनाव तक नहीं, मैं तो आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब को गुजारिश करूंगा, चुनाव के बाद जो वादे हम चुनाव में नगर सेवक को चुन के लाने के लिए करेंगे, वो वादों को पूरा करने का भी इख्तियार वो मुझे दे, ताकि औरंगाबाद में आवाम को जो वादे किए वो चुन के आए वाले नगर सेवकों से वो डेवलपमेंट कराने के लिए उनके पीछे लगने की जिम्मेदारी भी मैं बड़ा सबसे मांग के लूँगा कि साहब अपने को अब अमल में भी लाना है। तो एक ऐसी राजनीति जो औरंगाबाद में एक आइडियल राजनीति के तौर पर इंशाल्लाह जानी जाएगी, ऐसी शुरुआत औरंगाबाद से होने के इम्कान है। थैंक यू सर। ये थे फारूक अहमद साहब। इनसे बात करने के बाद में कई सारी चीज़ें क्लियर हुई। वंचित बहुजन आघाड़ी का क्या इस मामले के ऊपर टिप्पणी रहेगी, क्या इस मामले को लेकर महाराणा प्रताप जी का जो पुतला है उसको लेकर हो, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के मामले में जो इनसे बातचीत हुई उस मामले में फारूक अहमद साहब ने कई बातें क्लियर की है। जावेद कुरैशी साहब एक ऐसा नाम औरंगाबाद का, जज्बात की जब बात आती है जावेद कुरैशी साहब का नाम सामने आ जाता है। उसके अलावा सबसे बड़ी बात इनसे बात करके ये पता चली कि क्या शराब इतनी ज़रूरी है कि किराना शॉप पर भी वो मिलेगी, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है, लोगों की दिक्कतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अभी इस वक्त फरवरी है, अब आने वाले वक्तों में जब जैसे जैसे धूप का तपिश बढ़ती जाएगी, लोगों को पानी की बड़ी दिक्कतें होती रहेगी। फारूक अहमद साहब से फिर हम बात करते रहेंगे। अब तक के लिए आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए हमारी चैनल को, और न्यूज़ के लिए कॉन्टेक्ट करिए। आप देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स, कैमरामैन जियाउल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।